आज फिर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है या जिस पर विचार किया जाता है या मीडिया में जिस पर चर्चा होती रहती है वह है एक्सचेंज रेट, विनिमय दर। अर्थात भारत में विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है, यह भारत में किस प्रकार महत्वपूर्ण है। डॉलर के मुकाबले रुपया क्यों गिरता है, गिरने के कारण क्या है, ऐसे कौन से महत्वपूर्ण घटक हैं जो विनिमय दर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आपको इस रेखा चित्र के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूं कि विनिमय दर का निर्धारण किस प्रकार होता है। आप देख सकते हो इस रेखा चित्र में एक तरफ D1 लिखा हुआ है। D1 का मतलब डिमांड का मतलब यह है कि भारत में रुपए की मांग कितनी है, भारत में रुपए की मांग कितनी है, वो D का मतलब डिमांड। दूसरी तरफ सप्लाई का मतलब भारत में रुपए की पूर्ति कितनी है, वो S1 मतलब सप्लाई है। जहां ये एक दूसरे को काटते हैं E बिंदु पर, रुपए की मांग रुपए की पूर्ति जहां एक दूसरे को काटते हैं E बिंदु पर, वहां पर एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता है। तो P अपने आप में एक्सचेंज रेट है। यह माना कि 75 रुपए हैं, मतलब $1 के बदले में 75 रुपए मिल रहे हैं, यह एक्सचेंज रेट है। यह जो डायग्राम के अंदर दिखाया गया है वो MM की साइड में जो भी नीचे की ओर दिखाया गया है वो है फॉरेन एक्सचेंज का मतलब यह हुआ कि भारत में रुपए की मांग और पूर्ति कितनी है। दूसरी की साइड एक्सचेंज रेट का मतलब है कि $1 के बदले में रुपया कितना आएगा। ये दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां पर एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता है। अब इसके प्रमुख निर्धारक वही है जो इस मांग और पूर्ति को प्रभावित करते हैं। यदि मांग और पूर्ति अपने आप में प्रभावित होगी तो विनिमय दर भी प्रभावित हो जाएगी, एक्सचेंज रेट भी प्रभावित हो जाएगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट इन पर निर्भर करती है। क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर एक्सचेंज रेट का निर्धारण खुली अर्थव्यवस्थाओं में मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है, इसलिए एक्सचेंज रेट का निर्धारण इस माध्यम के द्वारा ही होगा। दूसरे चित्र में आप समझ सकते हैं कि एक्सचेंज रेट एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन, एक सामान्य भाषा में मैं आपको समझा दूं तो एक्सचेंज रेट जब किसी भी परिस्थिति में भारत की मुद्रा की मांग यदि बढ़ जाती है, भारत में रुपए की मांग विदेशी लोगों के द्वारा मांग बढ़ जाती है, तो भारत में मुद्रा की मांग बढ़कर AD2 से AD1 हो जाती है, हम ये मानकर चलते हैं, तब क्या होगा, पूर्ति उतनी ही है, मुद्रा की पूर्ति उतनी ही है, मांग बढ़ जाती है, तब आप देख रहे हो एक्सचेंज रेट बढ़ गई है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो गई है, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट हो गई है, अर्थात डॉलर के बदले में कम रुपया आएगा। ये एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होने के कारण है। उसी प्रकार आप दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हो कि AS1 से AS2 मतलब यदि मुद्रा की पूर्ति, भारत में मुद्रा की पूर्ति यदि बढ़ जाती है, आप देख लो AS1 से AS2 पे, तो आप देख सकते हो कि उसी मांग पर मतलब AD2 मांग है, उसी मांग पर आप देख सकते हो कि विनिमय दर है वो घट गई, विनिमय दर डेप्रिशिएट हो गई, विनिमय दर डेप्रिशिएट हो गई है। डेप्रिशिएट होने का मतलब यह हुआ कि अब डॉलर के बदले में अधिक रुपया आएगा, क्योंकि भारतीय एक्सचेंज रेट है डेप्रिशिएट कर गई है। आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को पता है, भारतीय मीडिया में या भारतीय अर्थशास्त्र में जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, इस पे चर्चा होती रहती है। आम जनता, एक लेमैन, एक कॉमन मैन इसके बारे में जरूर सोचता है। हमने देखा है कई बार कि जब भी मीडिया में ये आता है या अखबार में चर्चा बनती है कि भारतीय जो मुद्रा है, भारतीय रुपया है, वो डॉलर के बदले में कमजोर हो रहा है। जब भी कमजोर होता है तो वो $1 में 70 के
क्रॉस कर जाता है या 75 रुपए के आसपास वर्तमान में चल रहा है, तो आम जन में थोड़ा सा चिंता का विषय रहता है। लेकिन मुझे लगता है एज एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते कम से कम भारत में इस समय इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे यदि एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करती है, अर्थात हमारा मुद्रा का मूल्य डॉलर की तुलना में कम होता है, तो कम से कम ये चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, हमारा वस्तु और सामान अन्य देशों की मतलब डॉलर के मुकाबले डॉलर की तुलना में सस्ता होगा, इसलिए हमारा निर्यात बढ़ने की संभावना रहेगी और निर्यात बढ़ने की संभावना रहेगी और आयात कम होने की संभावना रहेगी, तो हमारा व्यापार शेष निश्चित रूप से ठीक होने की संभावना इससे रहती है। तो इसलिए एक कम से कम सामान्य जन को यदि धीरे धीरे हमारी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करती है तो कम से कम चिंता करने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में यह ठीक रहेगा, इसलिए विनिमय दर काफी महत्वपूर्ण है। अब मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली हैं जो कि एक्सचेंज रेट से संबंधित हैं, विनिमय दर से संबंधित है, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। पहला आप सब देखिए, डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। डेप्रिसिएशन का मतलब यह हुआ कि $1 के बदले में यदि भारतीय रुपया अधिक मिलने लग जाए, जैसे पहले $1 के बदले में 70 रुपए मिलते थे, अब यदि 75 रुपए मिलते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि भारतीय जो मुद्रा है इसका डॉलर के मुकाबले इसका मूल्य कम हो गया है। इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं या मूल्यह्रास बोलते हैं। डिप्रिसिएशन का उल्टा होता है जब मूल्य वृद्धि हो जाती है, अर्थात $1 के बदले में यदि कम रुपया मिलने लगेगा, सपोज 70 रुपए मिल रहे थे, 70 से 65 रुपए पर आ जाता है, इसका मतलब यह हुआ कि अब भारतीय रुपये की जो मूल्य है वो डॉलर के मुकाबले बढ़ गया है। अब पहले की तुलना में $1 में कम रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि हमारी जो एक्सचेंज रेट है, विनिमय दर है, उसका मूल्य वृद्धि हो गई है। एक और शब्द यहां पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, वो है डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन मतलब अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, जब किसी भी देश में, भारत में भी ऐसा हुआ है, 1991 में जब भारत ने लिबरलाइजेशन का दौर शुरू किया था, उदारीकरण का दौर शुरू किया था, तब आईएमएफ के पैकेज में यह था कि भारत अपने जो करेंसी है उसका डॉलर के मुकाबले डीवैल्यू करे। डीवैल्यू मतलब जब सरकार जानबूझ के मुद्रा का वैल्यू डॉलर के मुकाबले कम कर देती है, वो इसलिए करती है कि हमारा एक्सपोर्ट तेज गति से बढ़े और इंपोर्ट कम हो जाए। उसके पीछे थ्योरी काम करती है, वो किसी और क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन डीवैल्यूएशन जब सरकारें जानबूझ के मुद्रा के मूल्य को कम करती है तब डीवैल्यूएशन कहलाता है। उसी प्रकार सरकार जानबूझकर रिजर्व बैंक के सहयोग से जब मुद्रा का मूल्य वापस बढ़ा देती है तो वो पुनर्मूल्यन या रीवैल्यूएशन कहलाता है। तो ये सारे शब्द डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन बाजार की शक्तियों के द्वारा अपने आप स्वतः होता है, जबकि डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन सरकारों के प्रयास से होता है, केंद्रीय मौद्रिक नीति के सहयोग से डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन होता है। अब प्रश्न यह है कि भारतीय मुद्रा है उसका वैल्यू कम क्यों हो रहा है, मतलब डॉलर के मुकाबले रुपया दिनों दिन अधिक क्यों मिल रहा है, हमारी एक्सचेंज रेट दिनों दिन क्यों बढ़ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि डॉलर के मुकाबले पहले 60 रुपए मिल रहे थे, फिर 65, फिर 70, फिर 75, इसके क्या क्या कारण है? तो हम ये समझने का प्रयास कर सकते हैं कि इसके प्रमुख निर्धारक तत्व कौन से हैं, अर्थात ये जो एक्सचेंज रेट है, ये विनिमय दर है, इसको निर्धारण करने वाले मुख्य तत्व घटक कौन से हैं। तो एक एक करके कुछ घटक समझने का अपन प्रयास यहां पे करेंगे। एक्सचेंज रेट की परिभाषा मैंने पहले ही आपको बता दी है। एक्सचेंज रेट वो दर है जिसमें डॉलर के मुकाबले कितने रुपए मिलेंगे या रुपए के मुकाबले कितने डॉलर मिलेंगे, विनिमय दर कहलाती है। यदि हम विनिमय दर ये जानने का प्रयास करते हैं कि डॉलर के मुकाबले कितना रुपया मिलेगा, तो डॉलर तो वो 75 रुपए आज के समय में लगभग चल रहा है। अब जैसा मैंने आप सभी को बताया था कि यह समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में जो विनिमय दर है वो क्यों बढ़ रही है, अर्थात डॉलर के मुकाबले रुपया अधिक क्यों मिल रहा है, इसके कारण क्या है। तो एक एक करके हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला है वो यह है कि भारत का जो व्यापार शेष घाटा है, चालू खाते के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर जो हमारा व्यापार शेष का घाटा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, वो हमेशा नेगेटिव रहा है। यदि वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब क्या होगा, सिंपल सी भाषा में यह है कि हमारे देश की जो
मुद्रा है उसकी मांग घटेगी, क्योंकि अब हमें उल्टे डॉलर खरीदने पड़ेंगे, भारतीय द्वारा अधिक से अधिक डॉलर खरीदने पड़ेंगे, उनको अधिक डॉलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें जो विदेशी हमारा जो व्यापार शेष नेगेटिव है, अर्थात हमारा आयात ज्यादा है, निर्यात कम है, तो इसके बदले में हमें उल्टे डॉलर देने पड़ेंगे, हमारे देश में नहीं आएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, विदेशी लोगों के द्वारा हमारे देश के मुद्रा की मांग कम हो जाएगी, हमारे देश की मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे देश की मुद्रा की मांग वापस नीचे की ओर आ जाएगी, पीछे आ जाएगी। मुद्रा की मांग कम होने से क्या होगा, हमारी एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी, अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि डॉलर के बदले में अब अधिक रुपए मिलने लगेंगे, हमारी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर जाएगी। ठीक उसी प्रकार एक और मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है, वह है मुद्रास्फीति की दर। अब किसी देश के अंदर कीमतें कितनी बढ़ रही है, कितनी गिर रही है, इसके द्वारा ही विनिमय दर का निर्धारण होता है। यह काफी महत्वपूर्ण है। यदि सपोज भारत देश में इन्फ्लेशन रेट ज्यादा है, मुद्रा की वस्तु और सेवाओं की कीमतें तेज गति से बढ़ती हैं, तब क्या होगा, तब डॉलर के संदर्भ में, अब सपोज उदाहरण के तौर पर आप समझिए, अब $1 में सपोज $1 में 75 रुपए आ रहे हैं और एक जूते की जोड़ी 75 रुपए की आ रही है, इसका मतलब $1 में एक जूते की जोड़ी आएगी। लेकिन अब सपोज ऐसा हो रहा है कि हमारे देश में घरेलू कीमतें बढ़ने लगती है, अब वो जूता 100 रुपए का हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, जूता 100 रुपए होने का मतलब यह हुआ कि अब $1 में एक जूते की जोड़ी नहीं आएगी। तो डॉलर विदेशी लोग जब सामान खरीदेंगे तब ये देखेंगे कि हमारे देश में कीमतें बढ़ने से उनके डॉलर के संदर्भ में कम वस्तुएं वो खरीद पाएंगे, उनके डॉलर के टर्म में वो वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाती है। यदि वो वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाती है तो उनकी मांग सामान्यतया गिर जाती है। इसलिए उनकी जब मांग गिरेगी तो हमारा सीधा का सीधा प्रभाव व्यापार शेष पे जाएगा, हमारा व्यापार शेष ज्यादा ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब हमारा निर्यात कम हो जाएगा, हमारा निर्यात कम हो जाएगा, तब हमारा व्यापार शेष ज्यादा ऋणात्मक जाएगा, अर्थात हमारे देश में हमारे देश की मुद्रा की मांग कम हो जाएगी। और जब मुद्रा की मांग कम हो जाएगी तब हमारी एक्सचेंज रेट घट जाएगी, अर्थात हमारी एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट कर जाएगी, अर्थात हमारी एक्सचेंज रेट है उसका मूल्य ह्रास हो जाएगा, कम हो जाएगा। और एक और जो निर्धारक तत्व है भी इसके द्वारा हम समझने का प्रयास कर सकते हैं, वो है ब्याज की दरें। हालांकि ये भारत में लागू नहीं होता, ये उन देशों में ज्यादा लागू होता है जहां पर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लागू है, वो उन देशों में होता है जहां पूंजी प्रवाह लगभग फ्री होता है। लेकिन भारत में हालांकि पूंजी प्रवाह पूरा फ्री नहीं है, पूरा सरकार के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा पूरा कंट्रोल है, उसके आवागमन बाधित है। इसलिए लेकिन मैं समझा देता हूं कि जब ब्याज की दरें, सपोज भारत में ब्याज की दरें बढ़ गई है, अब अमेरिका में ब्याज की दरें केवल ₹1 पे मतलब 100 रुपए पे केवल 0.5% या 1% के आसपास रहता है। सारे विकासशील देशों, सारे विकसित देशों में ऐसा ही है, ब्याज की दर बहुत कम है। अब यदि भारत में ब्याज की दर 8, 9, 10% है, तब क्या हो गया, जो अमेरिका में कोई व्यक्ति बैठा उसके पास कुछ डॉलर है तो वो क्या करेगा, अमेरिका की बैंकों में जमा कराने की बजाय वो भारत आएगा, भारत के बैंकों में जमा कराएगा, क्योंकि हमारे यहां ब्याज की दरें ज्यादा है। यदि ब्याज की दरें ज्यादा है तब क्या होगा, यदि पूंजी प्रवाह फ्री है तब क्या होगा, डॉलर भारत में आएगा और भारतीय बैंकों में जमा हो जाएगा, क्योंकि उनके बदले में ज्यादा ब्याज की दर रहेगी। तब वो भारत में आएगा तो वो क्या करेगा, वो यहां से मुद्रा की अधिक से अधिक भारतीय मुद्रा की मांग बढ़ेगी, क्योंकि भारतीय बैंकें डॉलर में जमा नहीं करेगी, भारतीय बैंकें सपोज रुपए में जमा करती है, तब हमारे देश में घरेलू मुद्रा की मांग विदेशी लोगों के द्वारा बढ़ने लगती है। और यदि वो बढ़ेगी तब हमारी जो एक्सचेंज रेट है वो एप्रिशिएट करने की संभावना रहेगी। तो इसीलिए ये कुछ निर्धारक तत्व हैं जिसके द्वारा विनिमय दर का निर्धारण होता है। लेकिन प्रमुख रूप से यह है कि भारत में जो हमारा एक्सचेंज रेट जो डेप्रिशिएट करने का जो प्रमुख कारण है वो यह है कि हमारा व्यापार शेष पिछले लगभग 40, 50, 60 सालों से हर समय लगभग ऋणात्मक रहा है। चालू खाते में अन्य घटकों द्वारा, जैसे मैंने कहा था कि हमारा विदेशों से जो रेमिटेंसेस है उसके द्वारा जो पैसा आता है उसके द्वारा काफी कुछ कंट्रोल किया जा रहा है।